चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार मित्रों, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोधी वंश के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया, जिसका प्रथम सुल्तान बहलोल लोधी था, जो 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को गद्दी से उतार कर किया था। दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश प्रथम अफगान साम्राज्य था। बहलोल लोधी अफगानों के एक महत्वपूर्ण शाखा साउखेल से संबंधित था। उसने अफगानों को भारत में आने के लिए आमंत्रित किया। बहलोल लोधी की मुख्य सफलता जौनपुर राज्य को 1484 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित करने की थी। उसने बहलोली सिक्के को चलाया, जो अकबर के पहले तक उत्तरी भारत में विनिमय का मुख्य साधन बना रहा। बहलोल लोधी एक साधारण व्यक्ति था तथा उसके विषय में तारीख़े दाऊदी के लेखक अब्दुल्लाह ने लिखा है कि वह अपने सरदारों के मिलते समय कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठता था। 1489 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। बहलोल लोधी अपने अमीरों को मसनद-ए-अली पुकारता था। बहलोल लोधी के मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र सिकंदर लोधी हुआ, जो 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक सुल्तान बना रहा, जो लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ सुल्तान था। उसने 1504 ईस्वी में राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा नगर की स्थापना की। वहीं पर उसने एक किले का भी निर्माण कराया, जो बादलगढ़ के किला के नाम से मशहूर था। सिकंदर लोधी ने 1506 ईस्वी में आगरा को राजधानी बनाया। उसने सुदृढ़ गुप्तचर विभाग की स्थापना किया। उसने राज्य के हिसाब किताब की लेखा परीक्षण प्रणाली की शुरुआत की। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भूमि में गड़े हुए खजाने में कोई हिस्सा नहीं लिया, जबकि इसके पूर्व अलाउद्दीन खिलजी ने गड़े हुए खजाने से अधिकतम हिस्सा लिया था। उसने नाप के लिए एक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रारंभ किया, जो प्रायः 30 इंच का होता था। उसने मुहर्रम और ताजिए निकलवाना बंद कर दिया और मस्जिदों को सरकारी संस्थाओं का स्वरूप प्रदान करके उसे शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयत्न किया। वह एक कट्टर मुसलमान था। उसने एक हिंदू ब्राह्मण को इसलिए फांसी दे दी क्योंकि उसका कहना था कि हिंदू और मुसलमान दोनों समान रूप से पवित्र हैं। सिकंदर लोधी ने स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा। उसके समय में गान विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना हुई। वह स्वयं गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं भी लिखता था, जो उसके कवि व्यक्तित्व को दर्शाती है। उसी के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में दक्षिण भारत के केरल के कालीकट के तट पर पहुंचा था। सिकंदर लोधी की मृत्यु 1517 ईस्वी में हुई। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जिस समय वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में दक्षिण भारत के केरल के
काली तट पर पहुंचा था, उस समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक जमोरिन था। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहा। सिकंदर लोदी के मृत्यु के बाद उसके ज्येष्ठ पुत्र इब्राहिम लोदी को अफगान अमीरों ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया और उसके छोटे भाई जलाल खां को जौनपुर की गद्दी सौंपा। परंतु शीघ्र ही इब्राहिम लोदी ने जौनपुर पर भी अधिकार कर लिया। सिकंदर लोदी ने अपने राज्य को मजबूती देने के उद्देश्य से लोहानी, फार्मूली एवं लोदी जातियों के शक्तिशाली सरदारों के दमन की नीति चलाई। उसने 1517-18 ईस्वी में राणा सांगा के विरुद्ध घटोली का युद्ध लड़ा, जिसमें उसकी हार हुई। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। बाबर का भारत पर आक्रमण ही लोदी वंश के पतन का मुख्य कारण था। लोदियों के पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया और भारत में 1526 ईस्वी में एक नए राजवंश मुगल वंश की स्थापना हुई, अर्थात यहीं से भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ। तो मित्रों, हम यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार 1526 ईस्वी में पानीपत का जो प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया, उसमें इब्राहिम लोदी की हार ने भारत में दिल्ली सल्तनत के एक युग का अंत कर दिया और भारत में मुगल वंश की स्थापना